जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है। मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है। थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो। उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा बाबा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी, देख लो, कर लो बात। अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी, जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे, देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय, देखो कैसा जमाना आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है।
जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कवि और बादल कव्वा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है। हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी, चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कव्वा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आए? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी। जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थी। पूरे जंगल में बारिश के कारण पानी ही पानी था। पक्षियों को भोजन बहुत मुश्किल से मिल रहा था, लेकिन वो पक्षी जिनके पास बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना था, वो आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। जैसे कबूतर और कबूतरी अपने घर में बैठे खिड़की से बारिश देख रहे थे, और जैसे मानो चिड़िया जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी। उसी जंगल में 2 काले कौवे भी रहते थे जो हमेशा पक्षियों को तंग ही करते थे। बादल जी, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बिजली, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है।
बादल जी जाओ, वो बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में अकेली ही बैठी होगी, जाओ उससे दाना छीन लाओ। नहीं नहीं बिजली, कल मैंने देखा था उस बूढ़ी फाख्ता ने अपने घोंसले में एक लाठी रखी हुई थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बूढ़ी फाख्ता मुझे लाठी से मारे। बादल जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर तेज बारिश में भूख के सताए हुए कौवा और कवि घर से निकलते हैं। बिजली कवि बूढ़ी फाख्ता के घोंसले से थोड़ी दूर बैठकर रोने लगती है और बादल कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है। मैं मर गई, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये इस कवि को क्या हुआ है, ये क्यों इतना रो रही है। फिर बूढ़ी फाख्ता बिजली कवि के पास जाती है और बादल कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर जल्दी से बूढ़ी फाख्ता के घोंसले में चला जाता है। बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। बूढ़ी माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। बेटी यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है कि तुम घर जाकर आराम करो। बिजली कवि बादल कौवे को बूढ़ी फाख्ता के घोंसले से दाना चुराते हुए देख रही थी। माँ जी हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, अब मैं जाती हूँ। बूढ़ी माँ जी अपना ख्याल रखना। फिर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में जाती है तो उसका दाना वहाँ नहीं था। मेरा दाना कोई चुरा कर ले गया, मैं घोंसले से बाहर क्या गई, किसी ने मेरा दाना चुरा लिया। अब मैं बूढ़ी जान कहाँ से दाना ढूंढूंगी। बादल, चोरी के दाने का स्वाद ही अलग है। हाँ बिजली, हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बैठे बिठाए चोरी का दाना मिल जाता है। हो। बादल जी सुबह का नाश्ता तो हो गया, अब हम रात का खाना भी किसी न किसी पक्षी के घर से ही चोरी करके खाएंगे। नाश्ता करने के बाद वो पति पत्नी मजे से अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? मीना बेटी, बरसात का मौसम है, इन दिनों की बारिशें कई दिनों तक चलती हैं, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं क्योंकि हमारे पास कई दिनों का दाना जमा है। मामा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिन पक्षियों के घर में दाना नहीं है वो क्या कर रहे होंगे। हाँ मेरे बेटे, आप ठीक कह रहे हो, आप छाता ले जाओ और दाना भी, और अपनी बहना को साथ लेकर जाओ। जिस पक्षी के घर में दाना ना हुआ उसे दे आना। फिर वो बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। वो सबसे पहले चीकू तोते के घर जाते हैं। अंकल, आपके पास दाना है? हाँ मीना बेटी, हमारे पास दाना है, तुम ऐसा करो बूढ़ी फाख्ता को दे आओ, वो भूखी है। फिर वो दोनों बहन भाई उड़ते हैं और सीधा बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। माँ जी, क्या आपके पास दाना है? नहीं बेटे, मैं तो भूखी हूँ, भूख से मेरा बुरा हाल है। जो दाना मेरे घोंसले में था वो कोई चुरा कर ले गया। माँ जी, आप ये दाना रखें, मम्मा ने भेजा है। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मीना और उसका भाई आगे जाते हैं और वो बुलबुल को दाना देते हैं। बच्चों, मेरे पास कल तक तो दाना था लेकिन आज खत्म हो गया था, मेरे बच्चे भी भूखे थे, देखो ऊपर वाले ने आपको मेरे पास भेज दिया। बुलबुल आंटी, आज आप ये सब दाना खा लें, फिर सुबह हम आपको और दाना दे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब तुम घर चले जाओ, बारिश तेज हो रही है। फिर वो दोनों बहन भाई अपने घर लौट जाते हैं। बादल जी, शाम हो गई है, फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। बादल, उस मोटी चोंच वाले तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है, क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता।
जैसे आप दोनों की मर्जी। मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कब्बों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है। हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो? बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है, क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कभी वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं। अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। चार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। ये क्या तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है।
अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चले, वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है काफी, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म न होते, लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। शेले, तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कौवे भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली कौवी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है, आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कौवी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली कौवी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो, लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो,
अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना। तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते। मेरे पास 2 ही दाने थे जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कपी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कपी को मारने लगता है। बिजली कपी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे किकी बेटे, कहाँ चले गए तुम? रोते हुए और घबराए हुए बबली कबूतरी बाकी पक्षियों के पास आती है। अरे क्या हुआ बबली बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तोते भैया, पता नहीं मेरा किकी कहाँ चला गया। रात तो वो मेरे साथ ही सोया था। जब मैं सुबह उठी तो वो घोंसले में नहीं था। अरे डरो नहीं बबली बहन, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। फिर सभी पक्षी मिलकर कबूतरी के बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। चलो पक्षियों, हमें लगता है कि अब हमें महारानी चील की मदद ले लेनी चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मिलकर महारानी चील के पास जाते हैं और बबली कबूतरी चील महारानी को सारी बात बताती है। अरे तुम सब पक्षियों ने उसे ढूंढा भी है कि मेरे पास चली आई हो? चील महारानी, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो जंगल में हमें कहीं भी नहीं मिला। पक्षियों, तुम्हें तो पता है कि मैं उस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करती हूँ, इसलिए मुझे इस्तेमाल करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। चील महारानी जी, मेरा दिल फटा जा रहा है। आप जल्दी से पता चलाइए कि मेरा किकी कहाँ है। ये कहते हुए चील महारानी अपने पास बैठे हुए उल्लू सिपाही को इशारा करती है। उल्लू गुफा में जाता है और वहाँ से एक नीला पत्थर लेकर आता है और फिर उल्लू उस नीले पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर, हमें बताओ कि किकी कहाँ है। इतना कहते ही पत्थर में से आवाज आती है, छोटा किकी कबूतर इस समय काली पहाड़ी में एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा बेटा किकी। चलो कबूतरी बहन, जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी काली पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ से छोटे किक्की को सही सलामत वापस लेकर आते हैं। चील महारानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इस पत्थर को इस्तेमाल करने से मना करती हैं और फिर बाद में इस्तेमाल भी करती हैं। इस बात की समझ हमें नहीं आती। मैं जानती हूँ बबली कबूतर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जंगल के पक्षी आलसी ना बन जाएं, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मना करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को परेशान देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। चील महारानी, आप सच में बहुत अच्छी रानी हैं। तुम पक्षियों को शायद पता नहीं कि कोई है जो इस पत्थर को पाने में लगा हुआ है। बिजली, ये चील महारानी बहुत चालाक है। जो इसके पास नीला पत्थर है वो मुझे किसी भी सूरत में हासिल करना है। उसे ये बात मालूम है, इसीलिए तो उसने अपने जंगल के पक्षियों को समझाया हुआ है कि कितने भी मुश्किल पड़ने पर वो पक्षी उस नीले पत्थर की बात नहीं करते। लेकिन पति जी, आप उस पत्थर को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कोशिश करते हुए नहीं देखा। तुम चिंता नहीं करो बिजली, इस बार तो मैं उस नीले पत्थर को हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन एक मानो चिड़िया उस महारानी चील के जंगल में आती है। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वो ऐसे चिल्लाती हुई पूरे जंगल में उड़ रही थी। अरे ये चिड़िया कौन है जो इस तरह से चिल्ला रही है? तभी मानो चिड़िया नीचे आती है। चिड़िया बहन, कौन हो तुम और क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? कबूतरी बहन, मेरा नाम मानो चिड़िया है और मैं अपने 2 बच्चों को ढूंढ रही हूँ। आज दोपहर वो मेरे साथ भोजन लेने निकले थे, तभी एक काला बाज हम दोनों का पीछा करने लगा। मैं तो काफी तेजी से उड़ रही थी,
लेकिन उसने मेरे बच्चों को अपने पंजों में दबोच लिया और वो तेजी से उड़ता हुआ इसी ओर ही आया था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मैं इसी जंगल में आ गई। मुझे पता चला कि वो काला बाज इसी जंगल में रहता है। क्या काला बाज? हाँ, वो तो हमारे जंगल में ही रहता है। चलो चिड़िया बहन, हम वहीं चलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे वहीं हुए तो हम उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी काले बाज के घोंसले पर जाते हैं। अरे यहाँ तो काला बाज नहीं है। क्या कबूतरी बहन, अगर वो बाज यहाँ नहीं है तो मेरे बच्चों को ले क्या होगा? ये कहते हुए मानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। चिड़िया बहन डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें आज ही वापस मिलेंगे। चलो पक्षियों, हम सब चील महारानी के पास चलते हैं। अब सभी पक्षी चील महारानी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चील महारानी, इस काले बाज को तो हमें कड़ी सजा देनी चाहिए। आप अभी उस नीले पत्थर। तोते खामोश। चील महारानी तोते को चुप करवा देती है। क्या हुआ चील महारानी, आप गुस्सा क्यों हो गई? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी? चिड़िया, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढती हूँ। बाबली कबूतरी, जब तक चिड़िया के बच्चों का पता नहीं चल जाता, ये तुम्हारे घोंसले में ही रहेगी। ये कहते हुए चील महारानी अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। पक्षियों, आपकी महारानी को तो जरा भी मुझ पर दया नहीं आई। मुझे तो लगा था जब उसे पता चलेगा कि उसके जंगल के काले बाज ने ये सब कुछ किया है, वो कुछ भी करेगी मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए। लेकिन शायद मुझे अब मेरे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। लगता है पक्षियों, हमें ही अब कुछ करना होगा। उल्लू सिपाही वहीं खड़ा हुआ था। उल्लू यार, महारानी चील तो बच्चों को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? अरे इस बेचारी चिड़िया की तरफ ही देखो, बेचारी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमें इसकी मदद अभी करनी होगी। तुम जाओ और चुपचाप उस नीले पत्थर को लेकर बागीचे में आ जाना। क्या हम महारानी चील को धोखा देंगे? हाँ उल्लू यार, हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस समय इस चिड़िया का अपने बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है। फिर सभी पक्षी मिलकर उल्लू सिपाही को राजी कर लेते हैं। रात को जब महारानी चील सो रही थी तो उल्लू सिपाही चुपके से गुफा के अंदर जाता है और चुपचाप उस नीले पत्थर को उठा कर ले जाता है। चील महारानी, मुझे माफ करना, लेकिन उस चिड़िया माँ के आंसू अब हमसे देखे नहीं जा रहे। फिर उल्लू सिपाही वो पत्थर लेकर बागीचे में जाता है जहाँ पहले ही सारे पक्षी जमा हुए थे। वो देखो, उल्लू पत्थर ले आया। चिड़िया, अब चिंता नहीं करो, तुम्हारे बच्चों का पता चल जाएगा। ये सुनते ही चिड़िया सभी पक्षियों की ओर देखने लगती है और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उल्लू उस पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर। अभी उसने इतना कहा ही था कि उड़ते हुए तेजी से बादल कौवा आता है और उस पत्थर को चुरा कर ले जाता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अरे कौवे, इस पत्थर से दूर रहो। अरे पक्षियों, मैं कोई पागल हूँ जो इस पत्थर को दूर रखूंगा? इस पत्थर को पाने के लिए ही तो मैंने ये सब चाल चली थी। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे उसे ढूंढना है। कौवे की ये बातें सुनकर सभी पक्षी मानो चिड़िया की ओर देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पर बहुत मायूसी दिखाई दे रही थी। चिड़िया, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हारी वजह से हमने अपनी चील महारानी को धोखा दिया और तुम हमारे साथ ही ये सब कर रही थी। तभी बादल कौवा वो पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चिड़िया, तुम अब हमें ये अपने झूठे आंसू मत दिखाओ, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तभी चील महारानी भी वहाँ आ जाती है। चील महारानी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। हमारी गलती की वजह से वो जादुई नीला पत्थर वो कौवा ले गया।
मैं इसीलिए तो तुम सब पक्षियों से कहती थी कि उस पत्थर के बारे में बात ना करो। अब देखा ना, वो गलत पंखों में चला गया है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है, मैंने आप सबके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस सब में मेरी मजबूरी थी। कौवों ने मिलकर उस काले बाज के साथ मेरे बच्चों को कैद कर लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने वो पत्थर हासिल करने में उनकी मदद ना की तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। इसलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मानो चिड़िया की असली परेशानी सुनकर चील महारानी भी हैरान हो जाती है। तुम सब पक्षियों को अपने किए का पछतावा है, और मानो चिड़िया तुम्हें भी अपने किए का पछतावा है। तुम सब पक्षी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सभी पक्षी चील महारानी के साथ उसी गुफा में जाते हैं। चील महारानी उन्हें गुफा के अंदर एक नई गुफा में ले जाती है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक और नीला पत्थर था। अरे ये नीला पत्थर यहाँ कैसे? महारानी, वो नीला पत्थर तो मैं ही लेकर गया था ना। पक्षियों, मैं इस जंगल की महारानी हूँ और हमेशा आगे चलकर ही सोचती हूँ। जिस दिन मानो चिड़िया इस जंगल में आई थी, मैंने उसी दिन ये नीला पत्थर यहाँ रख दिया था और इसकी जगह एक नकली पत्थर वहाँ रख दिया था। मतलब यही असली जादुई पत्थर है। हाँ बबली कबूतरी। ये सब सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। ए जादुई नीले पत्थर, मानो चिड़िया के बच्चे जहाँ भी है उन्हें यहाँ ले आओ। चील महारानी के इतना कहते ही वो पत्थर चमक उठता है और उसमें से दो प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर वो कौवे पत्थर को पाकर बहुत खुश हो रहे थे। बिजली, अब हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। बादल जी, जल्दी से इस पत्थर से मांगिए मेरे लिए ढेर सारे सोना और मुझे इस जंगल की महारानी बना दो। हाँ हाँ बिजली, मांगता हूँ। फिर बादल कौवा उस पत्थर से कहता है, ए जादुई पत्थर, जल्दी से मुझे इस जंगल का राजा और मेरी पत्नी को रानी बना दो। लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। बादल कौवे के बार बार कहने पर भी कोई जादू नहीं होता। लगता है बादल जी, उन पक्षियों ने हमें उल्लू बनाया है। क्या बिजली, हम उल्लू बन गए? मगर ऐसे कैसे हो सकता है? कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थी। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकोड़े बना रही थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर आता है। उसके पास एक टोकरी थी। चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे चीकू भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं नहीं मानो बहन, मुझे वापस जाना है। मैं तो ये अंगूर देने आया था। मेरे बाग में अंगूर पक चुके हैं। मैंने सोचा कि बच्चों को दे आता हूँ। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुकिए, ये मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अंगूरों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भरकर बाहर लाती है। ये ले चीकू भैया, मैंने पकोड़े बनाए थे। चिंकी बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देखकर चिंकी तो बहुत खुश होगी। फिर चीकू तोता वो पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में दो आलसी कौवे रहते थे, जो हमेशा जंगल के पक्षियों से लड़ाई करते थे। बादल जी, मेरा मीठे मीठे अंगूर खाने को मन कर रहा है। जाकर मुझे मीठे अंगूर ला कर दो। अंगूर? ऐसी बारिश में मैं तुझे कहाँ से अंगूर ला कर दूँ? ये तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी, बस मुझे अंगूर खाने हैं। अगर अंगूर खाने हैं तो बाहर जाकर खुद ढूंढ लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ठीक है, देखना मैं भी अकेली मीठे मीठे अंगूर खा कर आऊंगी। फिर बिजली कभी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो जानती थी कि उसे मीठे मीठे अंगूर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए बिजली कभी सीधी तोते के बाग में जाती है। बिजली कभी तोते के बाग में जाकर अंगूर खाने लगती है।
चिंकी, तुम बैठकर पकोड़े खाओ, मैं जब तक एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। अरे पति जी, रहने दे, भला ऐसी बारिश में कौन तोड़ेगा आपके अंगूर। चिंकी, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे मौसम में ही तो निकलते हैं। फिर चीकू तोता एक लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। चीकू तोता दूर से ही बिजली कव्वी को अंगूर खाता हुआ देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बिजली कव्वी अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी कि पीछे से तोता आकर एक लाठी बिजली कव्वी को मारता है। बिजली कव्वी तो सीधी नीचे गिरती है। हाय तोते, मैं तो मर गई। तुम चिंता नहीं करो, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। फिर चीकू तोता बिजली कव्वी को एक पेड़ से बांध देता है। अब काली कव्वी, तो मेरे बाग में काम करेगी, ऐसे तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। चोरनी कहीं की। चीकू भैया, गलती हो गई, माफ कर दो। एक बार मुझे जाने दो, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। चलो अब जल्दी से सारे पके हुए अंगूर तोड़कर इस टोकरी में रखती जाओ। तोते भैया, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले सारे काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर बिजली कव्वी तोते का सारा काम करती है। वो पके हुए अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। अब जाओ, अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। बिजली कव्वी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। बादल, बादल जी, उस गंदे मोटी चोंच वाले ने मुझे बहुत मारा और मुझसे सारे काम भी करवाए। क्या हुआ बिजली, क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ बादल जी, मैं तो बैठी मजे मजे से अंगूर खा रही थी। ना जाने वो मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया था। फिर मुझे बहुत मारा और मुझे पेड़ से बांध दिया। बादल, मैं बदला लूंगी, मैं उस तोते के बच्चे से बदला लूंगी। तुम चिंता ना करो बिजली, अब उसका सामना होगा तुमसे भी बड़े चोर का। बादल कव्वा कहते हैं मुझे, मैं भी देखता हूँ कि वो अपने अंगूर तोड़कर कैसे मंडी में लेकर जाता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मानो बहन, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो कि मेरे बाग की रखवाली करो, मैं शाम को तुम्हें कुछ अंगूर दे दूंगा। मानो चिड़िया मान जाती है और वो तोते के बाग की रखवाली करने लगती है। तोता कुछ अंगूर तोड़कर मंडी ले जाता है और मानो चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस मोटी चोंच वाले को सबक सिखाना है। भांजे, मेरा भी अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है। जो अंगूर भी चोरी करेंगे वो हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, तुम चिंता नहीं करो, आज तो हम तोते का बाग ही खाली कर देंगे। बादल कव्वा और उसका मामा दोनों तोते से बदला लेने के लिए जाते हैं। भांजे, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है तोते ने रखवाली के लिए रखा है चिड़िया को। मामा जी, अभी हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, ये लो अंगूर, अब तुम घर चली जाओ, सुबह फिर से आ जाना। अब रात को रखवाली मैं खुद ही कर लूँगा। तोते भैया, ध्यान रखना, आज तो कव्वे आपके बाग के इधर उधर घूमते फिर रहे थे। तुम चिंता नहीं करो मानो बहन, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। फिर चिड़िया अंगूरों की टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है और चीकू तोता अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर अपने अंगूरों के